आइए अपने अब नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे। उस पे क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आधार युक्ति बताऊंगा आपको। पूरा इसमें अपने नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको कराया हुआ है। हेडिंग डाल दीजिए G20। G20, ठीक है। आइए अब देखिए, इसका जो वर्तमान नाम है वो हो गया है G21। वर्तमान नाम जो है इसका G21 हो गया है। लेकिन ये G21 कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो G है इसका मतलब होता है ग्रुप। G का मतलब ग्रुप होता है, ध्यान रखें ये। चलें, अब ये जो टोटल है इसकी स्थिति देख लीजिए। ये पूरी वैश्विक जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का लगभग 85% है। कुछ बढ़ गया भी है क्योंकि एयू शामिल हो गया, लेकिन 85 के आसपास हम इसको मान के चलते हैं। वैश्विक जीडीपी का 85% है ये। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग 75%। तो इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि इसका कितना महत्व है। ठीक है, तो इसमें अब देखो, यदि हम बात करें कि इसकी कोई स्थापना वगैरह वैसे करने की आवश्यकता नहीं है। पहला सम्मेलन जो हुआ था इसका 2008 में हुआ था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी ये G7 के रूप में था, कभी G4 ऐसे बना, ये चलते चलते फिर ये G20 बना था। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये 2008 के अंदर हुई थी, वाशिंगटन में, अमेरिका। वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की राजधानी है, वहां हुई थी। और इसका कोई भी सचिवालय नहीं है, ध्यान रखना। इसका कोई भी सचिवालय नहीं है, ठीक है ना। सेक्रेटरीट वगैरह, यदि आप ऐसा भी कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है G20 का। चलें, आइए अब देखिए जो मेन बात है इसके अंदर, जो मैंने आपको G20 के संबंध में शायद 2 क्वेश्चन भेजे होंगे जो अभी आए थे। इसी मंथ के अंदर एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आए थे। G20 के मैंने 2 भेजे थे आपको, ठीक है, G20 के संबंध में। तो आपको जो झलक मिलेगी ना, ये बैकग्राउंड पे नहीं मिलेगी इतनी जितनी आपको नए पे मिलेगी, ठीक है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि भारत ने अध्यक्षता कब की, भारत ने जो अध्यक्षता की ये की 2023 के अंदर, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, नई दिल्ली। नई दिल्ली, ये सब चीजें आपको करवाई हुई है, ठीक है। चलिए, यहां पर एक ऐसे लिख दो क्योंकि मैं बाद में उसकी बात नहीं करूंगा। 2024 में इसकी कौन अध्यक्षता कर रहा है? ब्राजील अध्यक्षता कर रहा है।
चले। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखाऊंगा, करवाया हुआ है आपको, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें रियायत ले रहा हूं आपके साथ। अब इसमें जो सदस्य है वो 19 तो देखिए देश है, 19 देश है और 2 संगठन है। 19 देश है, 2 संगठन है। ये जो संगठन है उसमें भी कई बहुत सारे सदस्य देश है। जैसे 2 संगठन में कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? एक है ईयू, यूरोपियन संघ बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या है? एयू, अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं इसको। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। जैसे आपके क्वेश्चन आया था ना, अफ्रीकन यूनियन में कितने सदस्य हैं, एक कथन सत्य असत्य में डाला था, ठीक है ना, 55 है, 54 है, ऐसे आया था ना, वो वाला। तो ईयू, यूरोपियन संघ, एयू ये है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 21। ये आज की डेट के अंदर है ये, ठीक है ना। चलो आगे। अब देखिए इसका जो आयोजन हुआ था, मैं थोड़ा सा यहाँ और एक नाम देना चाहूँगा, वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो यहाँ हुआ था। याद कीजिए, मैंने कई बार करंट में इसको बताया है। भारत मंडपम, भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था, यहाँ बैठे थे, ठीक है ना, सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे यहाँ आए थे, भारत मंडपम में बैठा था। उसका निर्माण अभी हुआ था, ज़्यादा 2023 के अंदर इसका ताज़ा निर्माण किया गया था, तो यहाँ बिठाया गया था। ये यदि कोई आपसे ये कह दे कि ये क्या है, ध्यान रखना, ये अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है। ये कॉन्फ्रेंस सेंटर भी आप कह सकते हो। यहाँ पर आयोजन होता है अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, समझ गए। यहाँ जो भी राष्ट्राध्यक्ष जैसे आएंगे ना, वो यहाँ पर मीटिंग वगैरह जो होगी यहाँ होगी ये। क्लियर होगी बात सारी, ठीक। आइए जी, अब यहाँ पर ये हुआ, और ये जो हमने अध्यक्षता की थी, तो हमने यहाँ एक थीम दी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वन नेशन, वन अर्थ, वन फ्यूचर, यही था ना। ध्यान रखना, इसकी थीम यही है, ठीक है। और लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कि वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है ना, वसुदेव कुटुंबकम वो है, वो नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट ये करता है। इसका कारण ये है कि संस्कृत में हम थीम दे नहीं सकते थे, इस कारण से हमने जो वसुदेव कुटुंब है उसकी थीम को, उसकी जो आत्मा है उसको इसके अंदर दे दिया, वन नेशन, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ठीक है। इसमें लिख दीजिए, यह थीम, लिखा नहीं क्या? लिखो, हैं? अरे यार, तो मैं तो इतना धीरे चल रहा हूं यार, कमाल करते हैं। चले, आइए इसके आगे लिखो, यह थीम वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित है। चलिए, आइए अब देखिए, ये जो वसुदेव कुटुंबकम है, ठीक है, इस पे जब ये आया था आधारित है, तो क्वेश्चन भी आ गया था
कि ये कहां पर है। जैसे आपके क्वेश्चन आता है ना, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मुंडक उपनिषद। तो कोई बताएगा ये वसुदेव कुटुंब शब्द जो है ये कौन से उपनिषद में है? महोपनिषद, महा उपनिषद भी आप कह सकते हो। इसमें लिख दीजिए यह शब्द महोपनिषद, ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद करोगे तो महा प्लस उपनिषद बन जाएगा। महोपनिषद से लिया गया है। ये आ गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। महोपनिषद, चले आइए, अब बातें हुई, चर्चाएं हुई, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट निकला, इस सम्मेलन का जो पूरा परिणाम था, उस परिणाम का नाम है नई दिल्ली घोषणा पत्र। नई दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और विद प्रूफ आपको मैं बता दूंगा कि ये कहां कहां क्वेश्चन आए हुए हैं। एक दो आपको भेजे भी हुए हैं। चलें आइए, सबसे इस नई दिल्ली घोषणा पत्र में क्या है, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, लिखिए। एयू को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। एयू को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इक्कीसवें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। एयू, ये जो है इसका पूरा नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, इसके जो हेड है अजाली एस सोमानी, ये इसके हेड है, अजाली एस सोमानी, ये ध्यान रखना, अजाली एस सोमानी। थोड़ा सा देख लेना कि ये एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है अफ्रीका के अंदर, ठीक है ना, उसके राष्ट्राध्यक्ष है ये। थोड़ी सी चर्चा में रहे थे तो अभी मुझे ध्यान, शायद कोमोरास है, तो ऐसा सा नाम है कोई, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, आप थोड़ा चेक करना, करवाया हुआ है आपको, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जो अफ्रीका के जो 6 द्वीपीय देश होते हैं ना, मैंने आपको करवाए हुए हैं, मेडागास्कर, कोमोरास, सेशेल्स, ये है। एक और द्वीपीय देश होता है, वहां का है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस देश का है, ध्यान रखना। एयू का, ठीक है ना, ये ध्यान है किसका है। अच्छा, होट ही लाए थे क्या, चलो ठीक है। तो ये है जी, ये थोड़ा ध्यान दे देना, मैंने बताया भी हुआ है एक बार। आइए, एक ये क्वेश्चन आपके आ चुका है और इसके आने की उम्मीद है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आ गया। सदस्य देश कितने हैं इसके, बताएगा कोई? 55, 55 है। चले आइए, एक अभी मैंने नाम लिया था ईयू, यूरोपियन संघ, ठीक
ठीक है ना। ईयू के सदस्य देश कितने हैं? 27 है, ध्यान रखना, इसको भी टिक कीजिए। ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो इसके अंदर देखो 19 देश है, 55 है और ये 27 है। कितने हैं? 100 से ऊपर हो गए ये, ठीक है ना। तो 100 से ऊपर जो हो गए हैं, तो 100 से ऊपर देश है इसमें शामिल, तो बहुत बड़ा संगठन हो जाता है एक तरीके से, तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को कवर करता है ये। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें ईयू को एक माना गया है, इसी तरीके से एयू को भी एक माना गया है। आइए दूसरा लिखिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, चले। आइए देखो, बायोफ्यूल है, ठीक। ये बायोफ्यूल क्या होता है, इसको हमने समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। बायोफ्यूल, जैव ईंधन, देखो ये क्या होता है, इधर देखो, एक तो ये क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है ना। अब ये क्या है, आप किससे तैयार की जाती है, ठीक है। वैसे तो देखिए इसमें जंतु भी आ जाते हैं, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ भी आ जाते हैं, और आप कह सकते हो कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अपशिष्ट भी पदार्थ भी आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस, और पौधों के अपशिष्ट पदार्थों से जो प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं बायोमास, ठीक है ना। तो पौधों के अपशिष्ट पदार्थों से जो प्राप्त होती है बायोमास। अब इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से बायोमास से प्राप्त होती है। ध्यान रखिए मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया है, मुख्य रूप से, ठीक है। ग्रीन एनर्जी है ये, तो इसमें लिख दीजिए रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा, जो बायोमास से तैयार होती है, जो मुख्य रूप से बायोमास से तैयार होती है, जो मुख्य रूप से बायोमास से तैयार होती है, मुख्य रूप से बायोमास से तैयार होती है, जैसे जैसे बायोडीजल, बायोडीजल, चले। उद्देश्य में लिख दीजिए, विश्व में ग्रीन एनर्जी को ग्रीन एनर्जी को विश्व में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। चले। आइए अब इसमें आप लिखिए संस्थापक,
इसके संस्थापक कौन है? भारत है, अमेरिका है, ब्राजील है। ये इसके फाउंडर है, ध्यान रखना, ये फाउंडर है। ठीक है, आइए, ये मत भूल जाना। ठीक, अब लिखिए अन्य देश। अन्य देश लिखिए इटली। इटली, जॉर्जिया मिलोनी। जॉर्जिया मिलोनी। इसमें लिखिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक, आइए, ये ध्यान रखो, ये वही है वो G20 में जिसका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। याद आ रहा है क्या कुछ? आज भी उसके मीम्स चलते हैं। मामला बिगड़ गया था यहाँ। लिखिए तीसरा, लिखिए कनाडा। कनाडा, फिर लिखो साउथ अफ्रीका। कनाडा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर लिखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश, फिर लिखिए सिंगापुर। सिंगापुर, फिर लिखिए मॉरिशस, फिर लिखिए यूएई। यूएई, टोटल कितने हो गए हैं? नहीं, ये 8 हो गए ना, 9, 10, 11। ठीक है, यहां आपको ध्यान रखना है, ये जो टोटल देश इसके अंदर आज के टाइम जो शामिल है वो 11 है। ठीक है ना, ये 11 है। और शायद इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को देखना, मैंने भेजा हुआ है आपको, वो क्वेश्चन आ चुका है। उसने ये कहा था कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है वो क्या लैंग्वेज थी, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, कौन सा युग में, ऐसा सा आया था वो। ठीक है, जब आप उसको देखोगे तो मिल जाएगा आपको ये। तो ये 11 देश आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे बनते हैं जी क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोगों की मेहनत होती है, इस तरीके से तैयार करते हो ना, तो हर कोई बच्चा नहीं कर सकता, ये भूल जाएगा, वो भूल जाएगा। ये तो याद रह जाएगा कि अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है, वो तो रह जाता है, लेकिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये इसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो आपको अपने तरीके से ध्यान देना है इसको। चलिए, अब देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है आपने। देखो,
एक ईंधन, इको फ्रेंडली ईंधन बनाने के लिए, 2 मिनट रुक जाना एक बार। जैसे कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, ठीक है। अब यदि हम 100% पेट्रोल लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पोल्यूशन ज़्यादा करेगा, पेट्रोल की खपत भी ज़्यादा लगेगी। अब क्या है, जैसे हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि हम पेट्रोल लेंगे और जैसे 1 लीटर बनाना है हमने, जैसे 1 लीटर आपने अपनी गाड़ी के अंदर डलवाया, तो अब क्या होगा, जैसे 80% तो उसके अंदर पेट्रोल होगा और 20% उसके अंदर क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटे तौर पर यदि अपने बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि आपका 20% पेट्रोल की बचत होगी। पेट्रोल की बचत होने से क्या होगा, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता खत्म होगी। क्यों? क्योंकि लगभग 80% पेट्रोलियम पदार्थों का भारत क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एथिल अल्कोहल यहीं बना लिया, गन्ने से बना लिया, ठीक है ना, चावल वगैरह इनसे बना लिया, तो यहाँ हम बना लेंगे, कचरे से बना ले, कचरे से भी एथिल अल्कोहल वगैरह बनने लग गए ये, तो ये हम ये बना लेंगे, तो वहाँ हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस कारण से हमारा डॉलर सुरक्षित रहेगा। एक तो ये, दूसरा क्या होगा, जब ये पेट्रोल कम डालेंगे तो कम जलेगा, कम जलेगा तो कम कार्बन निकलेंगे, कम कार्बन निकलेंगे तो पोल्यूशन कैसा होगा, कम होगा। तो एक तरीके से आप इकोनॉमी की दृष्टि से भी इसको बढ़िया कह सकते हो और पर्यावरण की दृष्टि से भी आप इसको बढ़िया कह सकते हो। ये 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और तो देखिए बहुत सारे फायदे घाटे वो जो भी होंगे वो इन दोनों के आसपास ही होंगे, दोनों के आसपास। यदि हम कहें कि लोगों की बचत होगी तो ये भी कह दो, लेकिन ले दे के वो बात कहाँ आ रही है, पेट्रोल की खपत कम होने से है। तो इसमें एक लिख दीजिए, इससे आर्थिक लिख लो, इससे, चलो लिखो, इससे आर्थिक व पर्यावरणीय फायदा होता है। चले, आइए, समझ गए होंगे। अब ज़्यादा इसमें करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है ज़्यादा। ले दे के इसका जो उद्देश्य है ऊर्जा को बचाना है, ठीक है, एनर्जी बचानी है हमने, क्योंकि इससे जो हमारे जो परंपरागत साधन है उन पर हमारी निर्भरता कम होगी तो वो बचे रहेंगे। दूसरा पर्यावरण सुरक्षा, दोनों ही बातें इसके अंदर आ जाती है। आइए तीसरा लिखिए, भारत की पहल पर भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनेगा। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनेगा, वन फ्यूचर अलायंस बनेगा, ठीक है। अब देखिए इस नाम में ही आगे आपके आ जाएगा वन फ्यूचर, मतलब भविष्य के लिए गठबंधन, भविष्य के लिए, आगे आने वाले के लिए। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण क्या कह सकते हो आप। इसका मतलब ये होता है जो आपके पास नहीं है वो हमसे ले लो,
जो हमारे पास नहीं है वो आप दे दो, ठीक है ना। ये ऐसे आदान प्रदान एक दूसरे की क्षमताओं का, ठीक है, वो वन फ्यूचर अलायंस है। आइए चौथा लिखिए इसके अंदर, भारत, ऐसे लिखो, भारत, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, उस अलायंस की तरह ही है। भारत पश्चिमी एशिया, भारत पश्चिमी एशिया, यूरोप, कनेक्टिविटी कॉरिडोर, भारत पश्चिमी एशिया, यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। चलिए अब इसको ये नाम भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। भारत मध्य पूर्व, ये भी बोलते हैं, भारत मध्य पूर्व, यूरोप मेगा इकोनॉमिक, मध्य पूर्व मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी इसको बोलते हैं। ये एक ही बात है, एक ही बात है ये। इसी में आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए क्या है ये, लिखिए भारत, भारत कौमा पश्चिमी एशिया व यूरोप, भारत पश्चिमी एशिया व यूरोप के बीच में, यूरोप के बीच में आर्थिक एकीकरण का साधन, आर्थिक एकीकरण का साधन। ठीक है, गलियारा है एक, आर्थिक एकीकरण का साधन। एक बार लिखो फिर समझाऊंगा। शामिल कौन कौन है इसके अंदर, ये चीजें ध्यान रखें क्योंकि उस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पर आने की उम्मीद बनती है। शामिल में लिखिए भारत है, यूएई है, सऊदी अरब है, भारत, यूएई, सऊदी अरब, ठीक है, फ्रांस, इटली, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका और ईयू, ईयू समझ गए, यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ, ठीक है, एक ये इस तरीके से किया है। ठीक, अब देखो जब हम इसको देखते हैं, आर्थिक एकीकरण का साधन है, मतलब इकोनॉमी से जोड़ना। इकोनॉमी से हम तभी जोड़ पाएंगे जब संसाधन होंगे। और यहीं पे बता दें क्या, हाँ यहीं से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखो है, क्या बात हो गई,
है कोई गर्मी का प्रकोप हो गया क्या? कोई बात नहीं जी, चलो भाई। देखो ये जो आप देख रहे हो ये टर्की है, ठीक है ना, यहां से ये स्थिति, ये भूमध्य सागर है, ठीक है ना, इस ये भूमध्य सागर है। और ये पूरा जो आप देख रहे हो इधर, ये क्या है, यूरोप है। ये देख लीजिए एशिया का भाग है ना, ये रशिया वाला इधर आ गया सारा। ये जो है ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है इधर। इस साइड में जब आप जाओगे ये विभिन्न प्रकार के देश है, यहाँ पर आपको जैसे फ्रांस वगैरह ये सब मिल जाएंगे इधर, ये ठीक। तो ये ऐसे कह रहा है कि यहां से हम एक रास्ता निकालेंगे और उस रास्ते के माध्यम से हम क्या करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। जैसे बेसिकली यहां से रास्ता कहां से निकलेगा, आप देख लीजिए इधर से, ये पूरा यूरोप से जुड़ जाएगा पानी के माध्यम से या स्थल के माध्यम से, क्योंकि जो सदस्य देश होंगे वो आपस में सहयोग करेंगे ना। तो एक देश से दूसरे देश में हम आयात निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे वस्तु होगी, सेवा होगी, टेक्नोलॉजी होगी, मानव संसाधन होंगे, बौद्धिक संपदा होगी, उसका क्या है हम सुचारू रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस गठबंधन के माध्यम से, ऐसा ही जो चाइना है ये बदमाशी करता रहता है, ठीक है ना, ये भी एक पाकिस्तान को लेकर के कोई गलियारा गुलियारा की सोचता रहता है, ठीक है ना। तो उसके गलियारे का जवाब है ये। तो भारत इस दिशा में, भारत ने ये पहल की है कि हम ऐसा करेंगे यूरोप के साथ। और आप देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, पश्चिम एशिया ही तो है, या मध्य पूर्व कह दीजिए। इसके साथ हमने इकोनॉमिक दृष्टि से बढ़ावा देना है, तो रास्ते बनाना, समझे ना बात को। आप इसको कैसे ही समझ लीजिए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊं, तो जैसे हमें जयपुर है, ये तो बड़ी सिटी है, ठीक है। अब इसमें हमने व्यापार को बढ़ावा देना है, तो जैसे यहाँ पर दौसा है, इस पर हमने बहुत बड़ा हाईवे बना दिया, ठीक है, बना भी हुआ है, आप जानते हो। आगे करौली है, फिर भरतपुर है, ऐसा जो भी सिस्टम है, यहाँ यदि हमने संसाधन डेवलप कर दिए, संसाधन का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बेसिक सुविधाएं। बेसिक सुविधाएं का मतलब क्या होता है, जैसे सड़कें पहले नंबर पर, ठीक है। अब सड़कें ही बढ़िया नहीं होगी तो आज क्यों आना चाहेगा कोई बिजनेसमैन। पता लगा कि यहाँ पर नाली में टायर ही फंस गया उसका, ठीक है, निकालने के लिए लोगों को बुलाना पड़ गया, तो दूसरी बार नहीं आएगा वो, क्या है, क्योंकि उसका समय कीमती होता है, ठीक है। तो ये गलियारा उस दिशा में काम करता है ये। चलिए, शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप सारे, इसका ध्यान रखना बस। तो G20 में बस इतनी सी बातें हैं। आगामी अध्यक्षता जो है ये ब्राजील करेगा। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में और बता देता हूं, वैसे बताया हुआ है ब्रिक्स। ब्रिक्स चलिए इसमें लिख दीजिए, यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतः सरकारीय संगठन है ये, अंतः सरकारीय संगठन है।
चले आइए अब देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2009 के अंदर हुई थी। 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और ये हुई थी 4 देशों के द्वारा। 4 देशों के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ये जो 4 देश है ये इसके क्या थे? फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य। ये 4 देश थे। इसके अंदर ब्राजील, भारत, रशिया, चीन। 2011 में इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, साउथ अफ्रीका। तो यहां इसका जो नाम था ब्रिक था और यहां पर इसका नाम हो गया था ब्रिक्स। एस जुड़ गया ना, ये इस कारण से। चले अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2024 से नए सदस्य, 1 जनवरी 2024 से नए सदस्य, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपके क्वेश्चन उठेगा, ज्यादा उम्मीद यहीं से है। अब यहां गड़बड़ी कर गए तो फिर गड़बड़ी है। लिख दीजिए ईरान, ईरान, मिस्र, ईरान है, मिस्र है, यूएई, यूएई और इथियोपिया। ठीक है, ये है, ये 4 है। यहां पर क्या है, जब आप देखोगे तो एक नाम और मिलेगा, अर्जेंटीना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अर्जेंटीना। इसको शामिल किया गया था लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया। मान के चलना, जब ये क्वेश्चन आएगा ये ऑप्शन में देगा तो आप स्टार डाल के लिख दीजिए अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। चले आइए, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 2009 के अंदर हुआ, स्थान था येक्त्रीनबर्ग, रशिया। येक्त्रीनबर्ग, रशिया। ठीक है ना, ये आया हुआ है एक बार, कथन सत्य असत्य में आया था ये। और जो इसका जो 15वां सम्मेलन हुआ था
2023 के अंदर, ध्यान रखना आपके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग 2023 के अंदर हुआ था ये। आप जानते हो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। आगामी 16वां ये 2024 के अंदर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये ध्यान रखना। लेटेस्ट कहाँ होगा ये आप जानते हो, ये बहुत पूछा जाता है। स्थान है कजान, ये रशिया में पड़ता है। कजान रशिया में पड़ता है। चले आइए अब एक लास्ट, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिए, भारत ने अब तक इसकी 3 बार अध्यक्षता की है। भारत ने अब तक इसकी 3 बार अध्यक्षता की है। 3 बार अध्यक्षता की है। आइए सबसे पहले लिखो 2012, फिर 2016, फिर 2021। मेरी नज़र में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, 3 बार अध्यक्षता की है, नई दिल्ली में हुई है ये। 2012, 2016, 2021, 3 बार अध्यक्षता की है। ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए। ये आते हैं, मतलब ये होता है, ये इसमें कोई, जैसे G20 वाला आ गया ना ब्राजील के संबंध में, ठीक है ना, कि कहाँ होगी, ये आ गया सारा, वैसे ये है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है, मतलब आप इन्हें भूल नहीं सकते, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए बिना किसी किंतु परंतु के। क्योंकि यदि यहाँ गलती कर दी तो मान के चलना, फिर ये लगभग सब ये वाले पॉइंट सब पढ़ के जाते हैं, फिर वो गलत हो जाएगा यदि यहाँ गलती कर दी तो। ठीक है, चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे अब अपने।